कल्पना कीजिए कि कोई इंसान हफ्तों से मकान ढूंढने की थका देने वाली प्रक्रिया से गुजर रहा है। रविवार की तपती दोपहर है, ब्रोकर के साथ संकरी गलियों में घूमना हो रहा है और 15 ऐसे फ्लैट देखे जा चुके हैं जहां या तो हवा नहीं आती या सीलन की बदबू है। हाँ, ये एक बहुत ही आम और थकाऊ अनुभव है। बिल्कुल। और फिर अचानक एक ऐसा फ्लैट मिल जाता है जो हर पैमाने पे खरा उतरता है। बड़ी खिड़कियां हैं, साफ दीवारें हैं और ऑफिस के काफी करीब भी है, तो जाहिर है राहत की एक लंबी सांस ली जाती है। हाँ, और ब्रोकर वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। सही कहा। ब्रोकर मुस्कुराता है और मेज पे एक 11 महीने का रेंटल अग्रीमेंट रख देता है। अब वो थका हुआ इंसान क्या करता है? वो बस उस कागज के दूसरे पन्ने पर किराए की रकम देखता है, अपनी संतुष्टि के लिए सिर हिलाता है और बिना सोचे समझे बस हस्ताक्षर कर देता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे एक बहुत बड़ा काम आखिरकार पूरा हो गया। लेकिन वो हस्ताक्षर उस पल एक बड़ी राहत की तरह महसूस जरूर होता है, लेकिन हकीकत में वो अक्सर एक ऐसी भूल भुलैया का प्रवेश द्वार होता है जिसे कानूनी और आर्थिक रूप से पार करना बेहद मुश्किल है। अच्छा। हाँ, क्योंकि लोग दीवारों की मजबूती देखते हैं, बालकनी का व्यू देखते हैं, लेकिन उस दस्तावेज की संरचनात्मक मजबूती को बिल्कुल नहीं देखते जिस पर वे अपने हस्ताक्षर कर रहे हैं। ये सच में एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है, क्योंकि देखा जाए तो ज्यादातर लोगों के लिए रेंटल एग्रीमेंट महज एक औपचारिकता है। उसे बस एक रसीद की तरह माना जाता है जो ये साबित करती है कि हाँ भाई, ये घर अब किराए पर लिया जा चुका है। बिल्कुल, और हमारी इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य इसी गलतफहमी को तोड़ना है। रेंटल एग्रीमेंट सिर्फ किराए की रसीद या घर में प्रवेश करने का कोई पास नहीं है। कानूनी और व्यावहारिक रूप से ये एक रिस्क शेयरिंग डॉक्यूमेंट है, मतलब जोखिम साझा करने वाला दस्तावेज। तो इसका सीधा मतलब ये है कि कल को कुछ भी गलत होता है तो उसकी जिम्मेदारी तय करने वाला यही कागज है। एकदम सही। ये कागज तय करता है कि कल को जब कोई विवाद होगा, कोई नुकसान होगा या परिस्थितियां अचानक बदलेंगी, तो उस जोखिम का वित्तीय भार किसके कंधों पर आएगा। और जब इसे बिना पढ़े, बिना डिकोड किए साइन किया जाता है, तो वो साला का सारा जोखिम बहुत ही खामोशी से किराएदार के सिर पर डाल दिया जाता है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं और शुरुआत करते हैं उस चीज से जो हर किराएदारी की नींव होती है, सिक्योरिटी डिपॉजिट। सबसे बड़ा मुद्दा। हाँ, जब भी कोई मकान किराए पर लिया जाता है तो मकान मालिक एडवांस में 2 महीने से लेकर 6 महीने या कुछ शहरों में तो 10 महीने तक के किराए के बराबर की रकम मांगता है। अब ये पैसा तो बैंक में रखे एक सुरक्षित फंड की तरह होना चाहिए ना? कागजों पर तो ऐसा ही लगता है। फिर घर खाली करते समय इस डिपॉजिट की वापसी को लेकर इतना भयंकर विवाद क्यों होता है? मतलब ये तो वैसा ही है जैसे कोई चमकदार कार खरीदना, लेकिन ये चेक न करना कि उसका इंजन काम कर रहा है या नहीं। जब रकम साफ लिखी है तो झगड़ा किस बात का? करने पर एक बहुत ही आम पैटर्न दिखता है। एग्रीमेंट में अक्सर एक अस्पष्ट सी लाइन लिखी होती है, डैमेज सब्जेक्ट टू ओनर्स असेसमेंट, यानी नुकसान की भरपाई मालिक के आकलन के आधार पर होगी। अरे बाप रे! लेकिन कानूनी रूप से ये तो किसी को भी अपना खुद का जज बनाने जैसा हो गया। बिल्कुल। ये तो वैसा ही हुआ जैसे किसी को अपनी ही फिरौती के लिए एक ब्लैंक चेक दे देना और इस बात पर विश्वास कर लेना कि वो इंसान उसमें सिर्फ जायज रकम ही भरेगा। ओनर असेसमेंट का असल मतलब क्या होता है जमीनी स्तर पर? इसका असल मतलब है असीमित अधिकार। ये एक जानबूझकर छोड़ी गई अस्पष्टता है। देखिए, किराएदारी के कानून में एक स्पष्ट अंतर होता है डैमेज यानी नुकसान और नॉर्मल वियर एंड टियर यानी सामान्य टूट फूट के बीच। हाँ, मतलब अगर कोई इंसान किसी घर में रह रहा है तो कुछ तो असर पड़ेगा ही। सही बात है। जब कोई इंसान एक घर में रहेगा तो फर्श पर चलने के निशान आएंगे, दरवाजे के हैंडल का रंग उड़ेगा या दीवार पर कोई छोटा सा निशान लगेगा। ये सामान्य टूट फूट है। इसके लिए किराएदार कानूनी रूप से जिम्मेदार नहीं होता। ये तो बहुत तार्किक है। लेकिन जब एग्रीमेंट में ओनर असेसमेंट जैसी शर्त डाल दी जाती है तो मकान मालिक के पास ये अधिकार आ जाता है कि वो सामान्य टूट फूट को भी डैमेज बता दे। वो पूरे घर की नई पेंटिंग या डीप क्लीनिंग के नाम पर उस 50,000 रुपए के डिपॉजिट में से 20,000 रुपए अपनी मनमर्जी से काट सकता है। तो ऐसे में किराएदार इस अनुचित कटौती के खिलाफ लड़ता क्यों नहीं है? वो अदालत क्यों नहीं जाता? यहीं पर अर्थशास्त्र और हमारी न्याय व्यवस्था की जमीनी हकीकत काम आती है। मान लीजिए मकान मालिक ने 20,000 रुपए अनुचित तरीके से काट लिए। अब किराएदार के पास क्या विकल्प है? उसे वकील करना पड़ेगा। बिल्कुल, वो एक वकील करेगा, सिविल कोर्ट में जाएगा, सालों तक केस लड़ेगा और उस वकील को 50,000 रुपए फीस देगा सिर्फ अपने 20,000 रुपए वापस पाने के लिए।
ये आर्थिक रूप से कोई समझदारी नहीं है। हाँ, ये तो उल्टा नुकसान का सौदा हो गया। और मकान मालिक इस गणित को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। वे जानते हैं कि अदालत जाने की लागत उस विवादित रकम से कहीं ज्यादा है, इसलिए ये अस्पष्टता बनी रहती है। ये सच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि सिस्टम असल में कैसे काम करता है। इसी बीच स्रोतों में एक और बहुत दिलचस्प बात सामने आई है। जब घर देखने की पूरी प्रक्रिया चल रही होती है और किराएदार इस तरह के किसी क्लॉज को देखकर सवाल उठाता है, तो ब्रोकर या मकान मालिक अक्सर एक जुबानी वादा कर देते हैं। ओहो, जुबानी वादे, ये सबसे बड़ा धोखा है। हाँ, वे कहते हैं कि अरे आप चिंता मत कीजिए, ये लाइन तो बस स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, वकीलों ने लिख दी है, आप आराम से रहिए, जाते वक्त आपका एक एक पैसा वापस मिल जाएगा। और एक आम इंसान अक्सर ऐसे माहौल में इन आश्वासनों पर विश्वास कर लेता है। और ये किसी भी कानूनी समझौते की सबसे बड़ी भूल होती है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ में जुबानी वादों की कोई भी अहमियत नहीं होती। बिल्कुल शून्य। एकदम शून्य। ब्रोकर ने चाय पिलाते हुए क्या आश्वासन दिया था या मकान मालिक उस वक्त कितना मुस्कुरा रहा था, इसका कोई कानूनी आधार नहीं है। जब विवाद होता है तो सिर्फ वो कागज देखा जाता है जिस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगर कागज पर लिखा है कि मकान मालिक पैसे काट सकता है तो वो काटेगा। तो एक तरह से सिक्योरिटी डिपॉजिट देकर घर के अंदर प्रवेश तो मिल गया, लेकिन एक बार जब वो भारी भरकम रकम मकान मालिक के पास लॉक हो जाती है तो सत्ता का पूरा संतुलन ही बदल जाता है, पूरी तरह से। और यहाँ पर बात सच में बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि यहाँ से वो दूसरा मैकेनिज्म शुरू होता है जिसे लॉक इन पीरियड कहते हैं। अब अगर अग्रीमेंट 11 या 12 महीने का है तो क्या वो अपने आप में ही एक तय समय सीमा नहीं है? लोग इसके जाल में कैसे फंस जाते हैं? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अग्रीमेंट की अवधि और लॉक इन पीरियड, ये दोनों कानूनी रूप से बिल्कुल अलग-अलग चीजें हैं। 11 महीने के अग्रीमेंट का मतलब सिर्फ इतना है कि मकान मालिक ने वह घर 11 महीने के लिए इस्तेमाल करने का अधिकार दिया है। अच्छा। लेकिन इसके अंदर जो लॉक इन छिपा होता है वो दरअसल एक दंडात्मक नियम है। मान लीजिए 11 महीने के अग्रीमेंट में 6 महीने का लॉक इन है। इसका मतलब है कि किराएदार उस तय समय से पहले किसी भी हालत में वो एग्रीमेंट नहीं तोड़ सकता। लेकिन एक मिनट, अगर हम इसे मकान मालिक के नजरिए से देखें तो क्या ये उचित नहीं है? मान लीजिए एक मकान मालिक ने अपना घर किराए पर दिया, 4 महीने बाद किराएदार का मन बदल जाता है और वो घर खाली कर देता है। अब मकान मालिक को फिर से नया किराएदार ढूंढना पड़ेगा, घर कुछ महीने खाली रह सकता है। हाँ, उसे फिर से ब्रोकरेज भी देनी पड़ सकती है। बिल्कुल। तो अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए अगर मकान मालिक लॉक इन लगाता है तो इसमें गलत क्या है? मकान मालिक का अपनी सुरक्षा करना गलत नहीं है, लेकिन यहाँ समस्या नियम के असंतुलन में है। अगर 6 महीने का लॉक इन और किराएदार 4 महीने बाद घर छोड़ता है तो उस पर भारी पेनल्टी लग जाती है। कितनी भारी? आमतौर पर यह बचे हुए महीनों का किराया या 2 महीने का अतिरिक्त किराया होता है। यानी अगर किराया 25,000 रुपए है तो लॉक इन तोड़ने पर सीधे 50,000 रुपए का सीधा नुकसान होता है। बाप रे, ये तो बहुत बड़ी रकम है। लेकिन जरा सा ध्यान दें, क्या यही नियम मकान मालिक पर लागू होता है? अगर मकान मालिक 4 महीने बाद घर खाली करने को कहे तो क्या वो किराएदार को 50,000 रुपए की पेनल्टी देता है? मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी ऐसा कोई एग्रीमेंट देखा है। बिल्कुल नहीं होता। ज्यादातर एग्रीमेंट्स में ऐसा कोई क्लॉज नहीं होता। सारा का सारा जोखिम एक तरफा किराएदार पर डाल दिया जाता है। ये तो सच में बहुत एक तरफा जोखिम है, और मुझे लगता है कि इसी से एक बहुत बड़ा सवाल और जुड़ता है। हम बार बार 11 महीने के अग्रीमेंट का जिक्र कर रहे हैं। 12 महीने या 2 साल या 5 साल का अग्रीमेंट क्यों नहीं होता? इसके पीछे क्या कारण है? ये भारतीय रियल एस्टेट का एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी पहलू है। भारत के रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत अगर कोई भी रेंटल एग्रीमेंट 12 महीने या उससे अधिक का है तो उसका सरकारी पंजीकरण कराना अनिवार्य हो जाता है। अच्छा, मतलब रजिस्ट्रेशन जरूरी हो जाता है। हाँ, और इसमें भारी स्टैंप ड्यूटी लगती है, प्रक्रिया जटिल हो जाती है। इससे भी बड़ी बात, लंबे समय के अग्रीमेंट किराएदार को कानूनी रूप से अधिक अधिकार देते हैं। वे रेंट कंट्रोल एक्ट के दायरे में आ सकते हैं, जो ऐतिहासिक रूप से किराएदारों के पक्ष में रहे हैं। ओहो, तो ये पूरी व्यवस्था ही किराएदार को कमजोर रखने के लिए है। एक तरह से हाँ। इन सभी कानूनी झमेलों, सरकारी खर्चों और किराएदार को ताकतवर बनने से रोकने के लिए मकान मालिक और ब्रोकर 11 महीने का लीव एंड लाइसेंस अग्रीमेंट बनाते हैं। ये तकनीकी रूप से किराएदारी नहीं, बल्कि एक तय समय के लिए संपत्ति के इस्तेमाल का सिर्फ एक लाइसेंस होता है। इससे सारी ताकत मकान मालिक के हाथ में ही रहती है। ये तो बहुत ही गहरी जानकारी है। मतलब 11 महीने का वो कागज सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि एक सोची समझी कानूनी ढाल है। और इसी समय सीमा से जुड़ा एक और फंदा है जिसे नोटिस पीरियड कहा जाता है। बिल्कुल।
एग्रीमेंट में आमतौर पर 1 या 2 महीने का नोटिस पीरियड अनिवार्य होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की नौकरी अचानक दूसरे शहर में लग जाती है या घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है और उसे तुरंत घर खाली करना पड़ता है। ऐसे में तो नोटिस देना संभव ही नहीं है। वही तो। और अगर वो बिना नोटिस दिए जाता है तो मकान मालिक पूरा का पूरा सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त कर सकता है। परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों ना हो, वो कानूनी कागज किसी मानवीय मजबूरी को नहीं समझता। तो अगर कोई व्यक्ति लॉक इन का पालन करता है और लंबे समय तक रहता है, तब भी क्या ये अग्रीमेंट उसे आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा सकता है? क्योंकि ऊपर से देखने में लगता है कि अब तो कोई विवाद नहीं होना चाहिए। विवाद नहीं होता, लेकिन एक नई तरह की आर्थिक मार शुरू होती है, जिसे रेंट एस्केलेशन या किराया वृद्धि कहते हैं। ये तो एक ऐसी सब्सक्रिप्शन फीस की तरह है जो बिना बताए हर साल महंगी होती जाती है और इंसान को उसी जगह पर रहने के लिए और ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। बिल्कुल सही। जब लोग एग्रीमेंट साइन करते हैं तो वे केवल अपने वर्तमान बजट का आकलन करते हैं। भविष्य की लागत कोई नहीं सोचता। रेंट एस्केलेशन क्लॉज आमतौर पर यह तय करता है कि हर 11 महीने बाद किराए में 10% की वृद्धि होगी। सुनने में 10% शायद एक मामूली आंकड़ा लगता है, लेकिन कंपाउंडिंग का गणित बहुत निर्मम होता है। चलिए इसका गणित निकाल कर देखते हैं। मान लीजिए किसी घर का किराया आज 25,000 रुपए है। 10% वृद्धि के साथ अगले साल ये 27,500 हो जाएगा। उसके अगले साल ये 27,500 पर 10% जुड़ेगा। हाँ, मतलब वो 30,000 के पार चला जाएगा और केवल 4-5 सालों में ये किराया 35 से 40,000 के करीब पहुंच जाएगा। और समस्या ये है कि किसी भी नौकरी पेशा इंसान की आमदनी हर साल गारंटीड 10% की दर से नहीं बढ़ती। बिल्कुल, टैक्स कटने के बाद तो बिल्कुल नहीं। इसलिए कुछ ही सालों में वो घर उस व्यक्ति के बजट से पूरी तरह बाहर हो जाता है। ये वृद्धि उस बाजार दर से भी ज्यादा हो सकती है जो उस वक्त चल रही हो। तो फिर लोग घर छोड़ क्यों नहीं देते? क्योंकि वो व्यक्ति घर बदलने के झंझट, मूवर्स एंड पैकर्स के खर्चे और नए ब्रोकर से बचना चाहता है। इसलिए वो चुपचाप इस वित्तीय बोझ को सहता रहता है। और ये बोझ सिर्फ किराए तक सीमित नहीं रहता। जब कोई व्यक्ति किसी घर में लंबे समय तक रहता है तो रोजमर्रा की चीजें खराब होना तय है। जैसे नल टपकने लगेगा, गीजर काम करना बंद कर देगा या सोसाइटी का कोई नया फंड जमा करना होगा। हाँ, ये बहुत आम समस्याएं हैं। तो इन छोटी छोटी चीजों पर जो विवाद होते हैं, उसका मूल कारण क्या है? क्या मकान मालिक को अपने घर की मरम्मत खुद नहीं करानी चाहिए? यहाँ पर दस्तावेज की जो चुप्पी है ना, वो एक बहुत बड़ा हथियार बन जाती है। चुप्पी मतलब एग्रीमेंट में कुछ लिखा ही नहीं होता? बिल्कुल, दस्तावेज में स्पष्ट ही नहीं होता कि प्लम्बिंग, सोसाइटी चार्ज या उपकरण बदलने का पैसा कौन देगा। एक धारणा बन जाती है। किराएदार सोचता है कि मैं इस संपत्ति का मालिक नहीं हूं। अगर फ्रिज का कंप्रेसर जल गया है तो यह मालिक की संपत्ति है, वही इसे ठीक कराएगा। जो कि तर्कसंगत लगता है। एक किराएदार किसी और की संपत्ति के महंगे हिस्सों पर निवेश क्यों करेगा? सही बात है, लेकिन मकान मालिक का तर्क होता है कि मैं तो वहां रह नहीं रहा। जो व्यक्ति रोज उस फ्रिज या गीजर का इस्तेमाल कर रहा है, वही उसे खराब कर रहा है। इसलिए ठीक कराने की जिम्मेदारी भी उसी की है। और यहीं से झगड़ा शुरू होता है। एकदम। जब एग्रीमेंट में छोटी और बड़ी मरम्मत के बीच कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं खींची जाती, तो मकान मालिक आसानी से हर मरम्मत का खर्च किराएदार की ओर धकेल देता है। तो ये पूरी व्यवस्था एक ऐसे खेल की तरह है जिसके नियम स्पष्ट रूप से लिखे ही नहीं गए हैं, लेकिन रेफरी का नियंत्रण पूरी तरह से एक ही पक्ष के पास है। चलिए अब चर्चा को एक सबसे खराब स्थिति की ओर ले चलते हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो। हाँ, क्या हो अगर किराएदार सब कुछ सही कर रहा हो, वो समय पर बढ़ावा किराया दे रहा है, मेंटेनेंस का काम भी खुद करवा रहा है और किसी से कोई शिकायत नहीं करता, लेकिन मकान मालिक ही उसे अचानक बाहर निकालना चाहे। क्या एग्रीमेंट में कोई ऐसा तंत्र है? इस तंत्र को एविक्शन क्लॉज या बेदखली के नियम कहा जाता है, और ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि उस संपत्ति पर किराएदार का नियंत्रण कितना खोखला है। कुछ एग्रीमेंट्स में ऐसे प्रावधान होते हैं जो मकान मालिक को बहुत ही कम नोटिस पर किराएदार को बेदखल करने की छूट देते हैं। बहुत कम नोटिस मतलब कितना? कभी कभी सिर्फ 15 दिन या 1 महीने का नोटिस। लेकिन किस आधार पर किसी को अचानक बाहर कैसे निकाला जा सकता है? आधार अक्सर बहुत ही अस्पष्ट रखे जाते हैं, जैसे कि सोसाइटी के नियमों का उल्लंघन या पड़ोसियों को परेशानी। अब इसका कोई स्पष्ट पैमाना तो है नहीं। क्या रात में थोड़ी तेज आवाज में टीवी देखना सोसाइटी के नियमों का उल्लंघन है? बिल्कुल। या मेहमानों का आना, पड़ोसियों को परेशानी देना, ये कौन तय करेगा? इन अस्पष्ट शर्तों के कारण
किराएदार जिस स्थिरता की उम्मीद करता है वो पूरी तरह से मकान मालिक के नियंत्रण में चली जाती है। ये मानसिक रूप से बहुत थका देने वाली स्थिति है। इंसान अपना पूरा जीवन, बच्चों का स्कूल और दफ्तर का रास्ता उस घर के इर्द गिर्द सेट करता है और वो सब ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। और इस पूरी व्यवस्था के प्रभाव को स्पष्ट रूप से समझने के लिए अगर हम इन सभी बिंदुओं को एक साथ जोड़ें तो एक द रियल इंडियन सिनारियो उभर कर आता है, एक वास्तविक गणितीय उदाहरण। चलिए इस गणित को समझते हैं, ये बहुत जरूरी है। मान लीजिए एक व्यक्ति ने 30,000 रुपए महीने के किराए पर एक फ्लैट लिया। मकान मालिक ने एडवांस के तौर पे 2 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगा, यानी 60,000 रुपए। ठीक है। और वो व्यक्ति बिना डिकोड किए उस 11 महीने के एग्रीमेंट पर साइन कर देता है। अब आगे की कहानी देखते हैं। मान लेते हैं कि 5 महीने बाद उस व्यक्ति की कंपनी उसे किसी दूसरे शहर में शिफ्ट कर देती है और उसे मजबूरी में घर खाली करना पड़ता है। अब देखते हैं कि अप्रत्याशित नुकसान का चक्र कैसे चलता है। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले, क्योंकि उसने 11 महीने से पहले घर छोड़ा है, उस पर लॉक इन तोड़ने की पेनल्टी लगती है, जो मान लीजिए 2 महीने का किराया है। यानी 60,000 रुपए तो सीधे लॉक इन पेनल्टी में चले गए। हाँ, इसके बाद उन 5 महीनों के दौरान फ्लैट का एक पुराना एसी या प्लम्बिंग खराब हो गई थी। एग्रीमेंट मौन था, मेंटेनेंस का वाद विवाद हुआ और मकान मालिक ने कहा कि ये मरम्मत किराएदार को करानी होगी, जिसका बिल मान लीजिए 10,000 रुपये आया। तो नुकसान पहुंच गया 70,000 रुपए पर। और अंत में जब वो व्यक्ति घर खाली कर रहा है तो वो ओनर असेसमेंट वाला अस्पष्ट नियम लागू होता है। मकान मालिक कहता है कि दीवारों पर निशान है और सफाई की जरूरत है, और इसके लिए वो उस 60,000 के डिपॉजिट में से 15,000 रुपये और काट लेता है। तो अगर हम इस कुल नुकसान को जोड़ें, 60,000 रुपये लॉक इन पेनाल्टी, 10,000 रुपये मेंटेनेंस का विवाद और 15,000 रुपये डिपॉजिट से कटौती, यानी कुल 85,000 रुपये से अधिक का भारी नुकसान। बिल्कुल, ये कोई काल्पनिक संख्या नहीं है। ये एक आम इंसान की गाढ़ी कमाई है, जो सिर्फ इसलिए छिन गई क्योंकि उस दस्तावेज के तंत्र को ठीक से समझा नहीं गया था। एकदम सही। एक ऐसा नुकसान जिससे बचा जा सकता था अगर उन शर्तों को हस्ताक्षर करने से पहले जांचा और परखा गया होता। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? इस पूरी विस्तृत चर्चा ने वास्तव में कई छिपे हुए जालों को उजागर किया है। अगर हम इस पूरे विश्लेषण का सार निकालें तो किसी भी व्यक्ति को साइन करने से पहले 5 चीजों की जांच अवश्य करनी चाहिए। वे 5 चीजें बहुत अहम हैं। सबसे पहले तो उस डिपॉजिट रिफंड की शर्तों को देखना होगा। दूसरा, लॉक इन क्लॉज के पीछे का गणित समझना होगा। तीसरा है भविष्य की लागत, मतलब किराया वृद्धि दर क्या है। इसके बाद मेंटेनेंस की जिम्मेदारी स्पष्ट होनी चाहिए और अंत में नोटिस व बेदखली के नियम देखने होंगे। ये विश्लेषण एकदम सटीक है। मैं श्रोताओं को बस एक बार फिर याद दिलाना चाहूंगा कि ये दस्तावेज कोई साधारण कागज नहीं है। इसे पहले डिकोड करना चाहिए और उसके बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन इस चर्चा का समापन करने से पहले मैं एक ऐसा विचार सामने रखना चाहती हूँ जो थोड़ा भविष्य की ओर देखता है। आज हमारी पूरी बातचीत इस बात पर केंद्रित रही कि कैसे कागजी दस्तावेजों की अस्पष्ट भाषा और इंसानी नियत इन विवादों को जन्म देती है। हाँ, मानव तत्व ही इस पूरे विवाद के केंद्र में है। तो जरा सोचिए, अगर भविष्य में ये रेंटल एग्रीमेंट कागज की जगह ब्लॉकचेन पर आधारित स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बन जाए। ओहो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, यह तो एक बहुत ही क्रांतिकारी संकल्पना है। हाँ, जहां इंसान को बहस करने की जरूरत ही ना पड़े। घर में लगे स्मार्ट सेंसर्स से जानकारी मिलते ही एल्गोरिदम खुद ब खुद आपका डिपॉजिट काट ले या रिफंड कर दे। कोई ओनर असेसमेंट का बहाना नहीं, कोई झूठे जुबानी वादे नहीं। ये विचार सच में एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा करता है। और वो सवाल ये है कि क्या ये तकनीक किराएदारी को पूरी तरह निष्पक्ष बना देगी क्योंकि मशीनें किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, या फिर क्या ये एक ऐसा नया जाल होगा जिसे डिकोड करना और भी मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि अगर एल्गोरिदम ने गलत आकलन किया तो क्या कोई व्यक्ति किसी सेंसर से बहस कर पाएगा? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। तो अगली बार जब कोई उस थका देने वाली मकान ढूंढने की प्रक्रिया के बाद उस फ्लैट के कागजों पर बस साइन करने वाला हो, तो उस कलम को एक पल के लिए रोकना जरूरी है। तय ये करना है कि क्या सिर्फ आंख बंद करके छलांग लगानी है या पहले उस गहराई को मापना है। इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं।